हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा और लास्ट लेक्चर तक आपने वेक्टर अलजेब्रा के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्राई कर लिए थे, लेकिन अभी एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम बाकी है और वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें प्रोडक्ट किया था, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी का। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं था, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर हमें टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना हो तो इसके टोटल टू टाइप्स हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। आराम से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। यहां चेक करो एक मिनट सभी। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैंने हेडिंग नोट की। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, एक बात और सुनो, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, इनकी जो सेकेंड नेम है ना, ये आपको बड़े इजीली समझ आ जाएंगे जब हम इनकी डेफिनेशन करेंगे तब, ठीक है। और अभी जो हम फर्स्टली डिस्कस करने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। अब सुनो सभी, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि हमने टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है, तो सपोज करो वो जो टू वेक्टर्स हैं वो हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां चेक करो, लेट एनी टू वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ओके, जैसे इधर देखो, फर्स्ट वेक्टर जो है वो है ए वेक्टर एंड सेकेंड इज बी वेक्टर, और इनके बिटवीन जो एंगल है वो है थीटा। तो ऐसी कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट का जो सिंबल है, ठीक है, यहां नीचे दिख रहा हूं, देखो, डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका फॉर्मूला जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस थीटा। देखो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जिनके पास फिजिक्स है उनको इसकी डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है और वो पहले से रीड कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स में जितने रिक्वायरमेंट हैं हम उतनी ही बात कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक बार ये माइंड में रखो सभी, ए वेक्टर, हाँ जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं अपने आप बताता जाऊंगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। इसको हम ए बी भी बोलते हैं, तो मैं नीचे लिख देता हूँ ए बी कॉस थीटा। दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। एक बात गौर से देखना, इधर ये जो ए है ये कोई लेंथ है, लेंथ का मतलब कोई नंबर होगा, न्यूमेरिकल नंबर। बी भी लेंथ है, मतलब ये भी न्यूमेरिकल नंबर है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं जिसको। कॉस थीटा की वैल्यू -1 टू +1 के बिटवीन होगी, मतलब ये भी कोई नंबर होगा। तो अगर हम इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा, सही है। मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए ए डॉट बी, डॉट के लिए हमने सेकंड नेम क्या यूज किया था, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, एक कांस्टेंट नंबर आता है। इस बात को, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पर हम नोट में भी लिख देते हैं, क्या, डॉट प्रोडक्ट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर बोल दो या फिर स्केलर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। याद रहेगा अच्छे से ये। इसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लिखने वाले हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर केसेस या पर्टिकुलर कंडीशंस। फर्स्ट इज इफ, अब ध्यान से सुनना इस बात को, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अच्छा, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो इसमें भी टू केसेस बनते हैं, या तो वो ऑपोजिट होंगे या वो सेम होंगे। मतलब इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज इफ ए वेक्टर and B vector
दीज आर लाइक पैरेलल, 11 नहीं है ये पैरेलल है, लाइक पैरेलल. एंड सेकेंड इज इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दीज आर अनलाइक पैरेलल. अब लाइक पैरेलल का मतलब मैं डायग्राम यहां बनाता हूं, देखो जैसे ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर. अच्छा, इनकी लेंथ इक्वल नहीं है, कुछ भी हो सकती है, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, थोड़ा छोटा बना देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो. कैसा मर्जी हो सकता है, लेकिन पैरेलल है, वो भी लाइक पैरेलल है. तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछें कि थीटा कितना होगा, यस बिल्कुल सही, वो होगा 0 डिग्री. सेम डायरेक्शन है ना. अगर थीटा की वैल्यू 0 आप इसमें पुट कर दोगे, इसमें बोल दो या इसमें, तो cos 0 1 होता है. इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर आ जाएगा ए बी. तो ये रिजल्ट कब यूज करना है, जब दोनों लाइक पैरेलल होंगे. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डायरेक्ट आंसर होगा ए बी. इसी तरह से अगर अनलाइक पैरेलल होंगे, तो जैसे मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है. अच्छा, कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि सर बी वेक्टर है, अब ये इस तरफ जा रहा है, तो हमें ऐसे नहीं लगाना क्या. ठीक है, बाई चांस किसी के माइंड में डाउट है तो ध्यान रखना, ऐसा कोई सिंबल नहीं है. डायरेक्शन जैसे मर्जी हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हमेशा राइट डायरेक्शन में लगाना, लेफ्ट टू राइट. ठीक है. अच्छा, ए और बी की डायरेक्शन देखो अब उल्टी पुल्टी है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा 180. उल्टा पुल्टा हो गया ना, तो 180 होगा. 180 के लिए कॉस की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस ए बी हो जाएगा. मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर होगा -ab. ठीक है. अब सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर क्यों नहीं लिख रहा, ये फर्स्ट के 2 पार्ट्स थे. अब सेकेंड नंबर क्या है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं. सुनो क्या, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, जैसे इधर देखो, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री. अगर थीटा 90 है तो cos 90 इज 0. मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा. तो याद रखना कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. ठीक है. लेकिन अब हम इसका उल्टे का मतलब क्या है, अगर ए डॉट बी 0 होगा तो क्या होगा, हम उसको भी डिस्कस करते हैं. पहले मैं इसको इरेज करूंगा, आप नोट करो. अच्छा, अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनने से पहले जो मैंने अभी अभी बताया एक बार फटाफट से इधर देखो. जैसे हमने बात की डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ठीक है. इतना, इसके लिए डायग्राम क्या है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कहीं भी ले सकते हैं, जैसे ए यहां ले लिया, बी यहां, और इनके बीच में एंगल कितना है थीटा, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा. और अगर हम पूछें ए बी कॉस थीटा क्या चीज़ है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है. ठीक है. फिर इसके बाद हमने नोट में फर्स्ट नंबर लिखा, जिसका फर्स्ट पार्ट था कि अगर लाइक पैरेलल होंगे, लाइक पैरेलल, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी. याद आ गया. सेकेंड पार्ट इज अनलाइक पैरेलल, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका आंसर होता है -ab. और सेकेंड नंबर जिसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा था आप लोगों को, कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर होगा 0. ठीक है. यहां तक तो रीड कर लिया आप लोगों ने. अब हम चलते हैं इसके आगे. अब नेक्स्ट हम नोट जो लेने जा रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, देन अब इस कंडीशन में क्या होगा. एक बात आराम से सोचते हैं. देखो, वैसे ना अगर कहीं हम 2 नंबर्स की बात करें, वेक्टर की नहीं, सिंपल कोई भी 2 नंबर, उनका प्रोडक्ट 0 तब होता है व्हेन इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी ऐसा होना चाहिए, और बिल्कुल है. बड़े ध्यान से सुनना, मैं ना इसको इस तरह से क्लियर करता हूं
कि ए डॉट बी, यहां रेफर करूंगा, ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां देखो ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा? यस, जब या तो ए 0 हो या बी 0 हो या कॉस थीटा 0 हो। सही है ना? अब ए 0 कब होगा? जब उसकी लेंथ 0 है। लेंथ 0 को हम क्या बोलते थे? जीरो वेक्टर। याद आया? इसका मतलब इस कंडीशन में जो ए वेक्टर होगा वो 0 वेक्टर होगा। याद आ गया? वेक्टर लगाया तो वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। बी 0 का मतलब बी की लेंथ 0। जिस वेक्टर की लेंथ 0 है मतलब मैग्नीट्यूड 0 है, उसको 0 वेक्टर ही तो बोलते हैं। तो बी वेक्टर को क्या बोलेंगे? 0 मत लिखना, 0 वेक्टर। और कॉस थीटा 0, ये तो पता ही आपको 90 डिग्री पे होता है, यानी पाई बाय 2 पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ए डॉट बी 0 होगा तो इसके 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट इज ए वेक्टर इज 0 वेक्टर, सेकंड इज, और में लिख रहे हैं, बी वेक्टर इज 0 वेक्टर और थीटा इज 90 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब आपके माइंड में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी पक्का 0 होएगा। लेकिन अगर ए डॉट बी 0 है तो उसका मतलब वो परपेंडिकुलर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। 3 अलग अलग केसेस हैं, या तो ए 0 होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए या ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, इनको हम आगे ना एग्जांपल्स के थ्रू भी अभी थोड़ी देर बाद समझाएंगे। अगर इस लेक्चर में टाइम नहीं मिला तो नेक्स्ट में आ जाएगा। ये पैटर्न समझ आ गया अच्छे से? इसका रफ वर्क वहां मैंने कर दिया। अच्छा, इतना आने के बाद अब हम बात करते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इससे रिलेटेड एक छोटी सी गलती कई बार आगे चल के होने लग जाएगी, तो आज वो गलती पहले ही हम दूर कर दें। सुनो, क्या ध्यान से सुनना। इस डायग्राम में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये ए वेक्टर और जो बी वेक्टर हैं ये को इनिशियल होने चाहिए। को इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। और मोस्टली ना बुक्स में ऐसा लिखा नहीं होता, इसीलिए ना आगे जाकर क्वेश्चन में गलत होने लग जाते हैं। सुनो क्या, मैं यहां पर नोट में फर्स्ट पॉइंट ये ले रहा हूं, ध्यान से देखो। फर्स्ट केस ये है कि सपोज करो हमारे पास ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर ये रहा, ठीक है, और ये है थीटा एंगल। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अभी लिखूंगा आंसर अभी। सेकंड नंबर ये है कि सपोज करो जैसे ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर इधर। ठीक है, सॉरी ये तो सेम ले लिया मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको उल्टा कर दिया। बी वेक्टर मान लो यहां होता और ये वाला एंगल थीटा। केस नंबर थर्ड, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ ले लेते हैं हम और बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, एंड दिस इज थीटा। एंड फोर्थ केस, ए वेक्टर नहीं, ये तो हम पहले ले चुके हैं, ए वेक्टर इस साइड और बी वेक्टर भी इसी साइड, एंड दिस इज थीटा। अब इन केसेस में क्या होगा वो सुनो। यस, इधर ध्यान दो। ये वाला केस आपके सामने है, तो इसमें अगर मैं बात करूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की तो वो होगा ए बी कॉस थीटा। सही है। लेकिन अभी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करवाने वाला हूं, मैंने आपको एक बात बोल दी कि यहां इस डायग्राम में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो वेक्टर्स हैं वो को इनिशियल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर समझो। अब ये वाले जो है ना ये को इनिशियल नहीं है, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड आ रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मतलब दोनों को इनिशियल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे, जितना ये है उतना इसको आगे बना देंगे इसके इक्वल, जैसे ये। ठीक है, अब इसको भूल जाओ ऊपर वाले को। अब इन दोनों पे ध्यान दो, ये दोनों, ये देखो बी वेक्टर इससे स्टार्ट हो रहा है और ये ए वेक्टर इससे स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस कंडीशन में अब ये दोनों को इनिशियल हैं। सही बात है। अब अगर आपसे पूछे इनके बिटवीन एंगल कितने हैं, तो इनके बिटवीन एंगल होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा
पाई माइनस थीटा। दिख तो रहा है सबको? ये हम यहां यूज करेंगे, मतलब जब कभी ए डॉट बी निकालेंगे तो अगर डायग्राम ऐसा हुआ, उल्टी पुल्टी डायरेक्शन हुई, तो आपने ए बी कॉस थीटा नहीं लिखना, उसकी जगह पाई माइनस थीटा लिखना है। और आपको पता है पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो माइनस ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब इस डायग्राम पे आओ। इसमें भी देखो दोनों कोई इनिशियल नहीं है, ये तो इधर से आ रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट ये है और बी वाले का इनिशियल पॉइंट ये है। अगर दोनों सेम नहीं है तो पहले हम इनको सेम बनाएंगे। कैसे? या तो ए को एक्सटेंड कर दो या बी को पीछे ले जाओ, जैसे मर्जी कर लो। तो बेटर ये है कि ए को इधर ले जाते हैं। देखो इधर, ये समझ आ गया। अब इस कंडीशन में ए वेक्टर हमने यहां ले लिया। अगर ए वेक्टर यहां लेंगे, इसको भूल जाओ। अब आप चेक करो, ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है और बी वेक्टर का ये है, तो मतलब ये दोनों को इनिशियल हो गए। तो इनके बिटवीन एंगल ये वाला यूज करेंगे। ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा। तो बात वही है, अगर पाई माइनस थीटा लेंगे तो ए डॉट बी का आंसर आएगा माइनस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इस पर आओ, दोनों ही अंदर की तरफ आ रहे हैं, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। इसका इनिशियल पॉइंट यहां है, इसका इनिशियल पॉइंट यहां है, तो इसका मतलब पहले सेम बनाएं। सेम कैसे बनाएं? इसको एक्सटेंड करेंगे, ध्यान से देखना। इसको एक्सटेंड किया तो ये बन गया बी वेक्टर, और ए को एक्सटेंड किया, एक मिनट थोड़ा सा ना इसको इधर लिख देता हूं। दिस इज बी वेक्टर, और इसको एक्सटेंड किया तो इधर आ गया, दिस इज ए वेक्टर। अब आप इसको फिर से भूल जाओ, इस पे ध्यान दो। ए वेक्टर और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अब सेम है, इस कंडीशन में सेम है, तो इनके बिटवीन एंगल ढूंढना है। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सही है ना? तो इसके लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर ए बी कॉस थीटा होगा। समझ आ गया अच्छे से? क्यों? क्योंकि एंगल थीटा है। तो इतना सारा पेपर में सोचना नहीं है आप लोगों को, मैं आपके माइंड में सीधा बिठा देता हूं। क्या? जब कभी आपका डायग्राम ऐसा हो कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा आएगा। अगर दोनों के फाइनल पॉइंट सेम है, देखो इसमें फाइनल पॉइंट सेम थे इनके, है ना, तो भी ए बी कॉस थीटा आएगा। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, या एक इस साइड है एक दूसरा इस साइड है, तो माइनस ए बी कॉस थीटा होगा, क्योंकि उस कंडीशन में एंगल पाई माइनस थीटा हो जाता है। समझ आ रही है बात? देखो आपकी बुक में ना इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो हम लोग है ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में देख लेंगे, और कई बार है ना 1 मार्क में पूछ लेते हैं ऐसा। आपको इस तरह का डायग्राम दे देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे ए डॉट बी के लिए, तो आपको पता करना पड़ेगा, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। याद रहेगा अच्छे से ये? अच्छा, अब ये तो रफ वर्क था सारा। अब मैं ये सारा इरेज करूंगा, यहां तक ये पड़ा रहेगा, मैं यहां तक इरेज कर दूंगा, पहले नोट कर लो। ओके, अब नेक्स्ट जो नोट है उसको सुनो। इस बार हम जो हेडिंग लिख रहे हैं नोट में, चलो इसको लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स। इसका यूज भी बहुत होगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनो, देखो डॉट प्रोडक्ट हम इक्वल वेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब अगर फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर है और सेकंड भी ए वेक्टर है, बी नहीं ए ही है, इनका हमें डॉट करना है। बेटा ये जो डॉट का सिंबल है ना, ये दिखना चाहिए, ठीक है? इसको थोड़ा डार्क यूज किया करो। सुन रहे मेरी बात को? अब इधर ध्यान दो, ए डॉट ए, इसका जो आंसर है इस फॉर्मूला के हिसाब से, अगर बी होता है तो ए बी कॉस थीटा होता है, ए होगा तो ए कॉस थीटा नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? आप खुद देखो, दोनों इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनके लेंथ भी सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन, लाइक पैरेलल। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल होगा 0, मतलब यहां पर 0 डिग्री आएगा। समझ गए अच्छे से? क्लियर है ना बात सबको? cos 0 का आंसर 1 होता है, तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वेयर। तो याद रखोगे अच्छे से, ए डॉट ए सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है? ए स्क्वेयर। अच्छा, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना।
आपको अच्छे से पता है जो ए होता है इसको हम मोड ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर लिखो या मोड ए स्क्वायर लिखो या फिर ए डॉट ए लिखो, एक ही बात है। और एक नई बात और सुन लो, यस इधर ध्यान दो। स्क्वायर के लिए एक खास बात ये होती है, स्क्वायर की बात कर रहा हूं, कि उसमें हम जब ए वेक्टर लिखते हैं तो इस पर हम ब्रैकेट लगाकर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये आपने नई बात सीखी है अभी, यस पहले नहीं पता थी आप लोगों को कि मोड लिखो या सिंपल ए स्क्वायर लिखो या ए वेक्टर का डायरेक्ट होल स्क्वायर लगा दो, सबका मीनिंग सेम है। लेकिन इसका मतलब अपनी मर्जी से गलत फहमी मत डाल देना दिमाग में। क्या? वो भी नीचे नोट में लिख रहा हूं कि ए वेक्टर, ध्यान से देखो, और सिर्फ ए, मतलब ए को यूं लिखना और इसका मोड, ये दोनों सेम नहीं होते। लेकिन ए वेक्टर का स्क्वायर हो मोड में या ए वेक्टर में ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर हो तो ये दोनों सेम होते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो आप लोग ये सोच के आप ये भी लिखने बैठ जाओ, ये गलत है, ठीक है, ये सही है। ऐसा क्यों सही होता है? क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं ना, एक्चुअल में वो टू वेक्टर्स का डॉट होता है। स्क्वायर हमेशा टू वेक्टर्स का डॉट होता है, ध्यान रखना। तो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। डॉट करने से क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। ये क्या है? वेक्टर है। वेक्टर कभी लेंथ के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये वेक्टर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि डॉट का आंसर एक स्केलर नंबर होता है, वेक्टर नहीं होता। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, इसीलिए ये इक्वल हो सकते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं, ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सुनो, देखो ये जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं ये कोई नया काम नहीं है, ये यहीं से निकालेंगे। यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ये तो लिख ही सकते हैं। क्या किया मैंने ए बी को इधर डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? जब भी हमें टू वेक्टर, जैसे एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, अगर मुझे इनके बीच में एंगल फाइंड करना है थीटा, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। समझ गए इतनी बात? इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो कैसे। क्या आपको पता है कि मैंने नहीं बताया वैसे, लेकिन शायद आपको पता हो कि डॉट प्रोडक्ट में हम कांस्टेंट नंबर को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हम ए वेक्टर के अपॉन में ए लिख लें, डॉट बी वेक्टर के अपॉन में बी लिख लें, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ए वेक्टर अपॉन ए का मतलब होता है ए कैप, और बी वेक्टर अपॉन बी का मतलब बी कैप। तो ये कॉस थीटा का एक सेकंड फॉर्मूला और सामने आ गया। तो कभी भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर चाहिए हो तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा अब अच्छे से। इतना आने के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की। किसके डॉट प्रोडक्ट की? वो तो हमने सीख ही लिया, लेकिन इस बार डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। मतलब जो यूनिट वेक्टर हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिनका नेम हम आई जे के लिखते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े आराम से देखना और जल्दी समझ आ जाएगा। आपको ये पता है कि अगर मैं एक्सिस बनाऊं, जैसे एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, आपको पता है कि ये सारे एंगल एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, मतलब सारे एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे आई डॉट आई का आंसर निकलवाऊं, अब बड़े ध्यान से देखना, देखो आई डॉट आई है, तो अगर मैं इस पर डॉट प्रोडक्ट वाला सिंपल फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा? आई कैप मोड और फिर से आई कैप मोड और फिर कॉस जीरो। जीरो क्यों लिखा? क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, देखो ये रहा, और फिर आई लिखा हुआ है, ये भी एक्स एक्सिस है। एक्स का एक्स के साथ एंगल, खुद का खुद से एंगल जीरो। अभी यहां भी तो लिखा था इक्वल वेक्टर में एंगल जीरो होता है। अच्छा, आई कैप का मोड का मतलब क्या है? उसकी लेंथ। कैप की लेंथ कितनी होती है? कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की लेंथ हमेशा होती है 1। तो ये 1 है, ये भी 1 है, कॉस जीरो भी 1 होता है।
1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप का आंसर 1 आ गया। इसी तरह अगर आप जे डॉट जे निकालते या के डॉट के निकालते तो वो भी 1 आता। अब सुनो, अब हमने लिखा आई कैप डॉट जे कैप, अलग अलग लिए इस बार। फॉर्मूला वही है, मोड आई मोड जे। समझ आ रहा है मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? फर्स्ट वाला। आपको पता है ना, ए बी लिखा हो या मोड ए मोड बी कॉस थीटा, एक ही बात है ये। स्टार्टिंग ए से की थी मैंने। तो आई का मोड जे का मोड इनटू में कॉस। यस, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को पता है यहां 90 आएगा, क्योंकि आई कैप तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और जे कैप वाई की डायरेक्शन में है और के कैप जेड की डायरेक्शन में है। तो इनके बिटवीन एंगल कितना है? 90। कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि जब भी हम आई जे के का डॉट करेंगे तो अगर सेम है तो आंसर 1 आएगा और अगर डिफरेंट है तो आंसर 0 आएगा। इस बात को हम टेबल की फॉर्म में यहां लिखने वाले हैं। देखो, मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इधर आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, ये भी आई डॉट के 0, डिफरेंट है तो सब 0 आएंगे। तो ये जो टेबल है ना, इससे आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई जे के का तो वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। माइंड में बैठ गई इतनी बात? अच्छा, अब सुनो, अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये तो चल ही रहा है, लेकिन आगे एक हेडिंग में एक चीज हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। अब ये क्या चीज है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है आई जे के की फॉर्म में। तो इधर देखो सभी, जैसे मैंने लेट कर लिया, क्या ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। और बी वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो इस कंडीशन में अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना हो, ए डॉट बी यानी इन दोनों का डॉट, तो मुझे इसके डॉट में ये लेना पड़ेगा। थोड़ी जगह कम है यहां पर, चलो एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के डॉट में, आगे नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा, वो यहां जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं, B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के, ठीक है। अब सुनो, जब इनका डॉट करेंगे, सुनो ध्यान से, देखो इसका, देखो ब्रैकेट जब आए ना डॉट के अंदर, तो वैसे मल्टीप्लाई वो सीधा सीधा ही होता है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट नंबर का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, लेकिन मल्टीप्लाई जब करेंगे तो डॉट लगाएंगे, फिर इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा। अब वो देखो होगा क्या, हम जब इसका डॉट इसके साथ करेंगे, मैं यहां रफ वर्क करता हूं, A1 आई कैप डॉट में B1 आई कैप, ऐसे लिखेंगे जब इसका डॉट इसके साथ करेंगे। A1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर डॉट में हमेशा बाहर आ जाता है, B1 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो A1 और B1 ये दोनों यहां से हट जाएंगे, ये दोनों बाहर आ गए, ठीक है। आई डॉट आई बचेगा, वो क्या होता है 1, ये देख लो, ये रहा। इसका मतलब क्या बचेगा A1 B1, तो जब मैं इसका डॉट इसके साथ करूंगा तो A1 B1 आएगा। अब अगला देखो, इसका डॉट जब इससे करेंगे तो A1 और B2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएंगे, पीछे बचेगा I डॉट जे। आई डॉट जे 0, तो वो सारा ही 0 हो जाएगा, उसको मैं लिख ही नहीं रहा। इसी तरह इसका जब इसके साथ डॉट होगा तो भी 0। तो जब पता है कि डिफरेंट वाले 0 हैं तो उनको लिख के टाइम क्यों वेस्ट करें, हम माइंड में सीधा बिठा लेते हैं। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट की फॉर्म में करेंगे तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे वाला जे से, के वाला के से। जब जे वाला जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा A2 B2, जे डॉट जे तो 1 ही हो जाएगा, और ये क्या आएगा A3 B3। ये हमारे पास A डॉट बी का आंसर आ गया कंपोनेंट्स की फॉर्म में। समझ गए अच्छे से?
अब नोट करो इसको। ओके, अब इसका एक एग्जांपल चेक करो। जो हमने डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट की फॉर्म में लिखा है, इसको हम यूज कैसे करेंगे और 1 नंबर तक का क्वेश्चन बनेगा। इस पर देखो, सपोज करो जैसे आपको ए वेक्टर गिवन है 2i माइनस जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 2i माइनस जे प्लस 3k और बी वेक्टर कितना है i कैप प्लस 2k कैप। अब मैंने इसमें एक बहुत बड़ी गलती की है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिख भी गई होगी कि सर आप ही बोल रहे हो कि इन दोनों के बीच में डॉट है तो आपने लगाया ही नहीं। यहाँ डॉट जरूर लगाना है। यस, इधर ध्यान दो सभी। अब क्या करना है, जो वहाँ सिखाया था, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से, सिंपल मल्टीप्लाई। तो i वाला इधर और इधर i वाला, मतलब कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। 2 इंटू 1 2, j वाला इधर -1 है कॉफिशिएंट, इधर j का है ही नहीं मतलब 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, चाहे लिखो ही मत इसको। k वाला 3 है इधर, इधर k वाला कॉफिशिएंट 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 8। समझ गए अभी तक? अच्छा, अभी तक है ना प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुई हैं, थोड़ी सी और बाकी हैं, लेकिन हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता दी, और जिन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया काम था, फिर वही बात है, स्टार्टिंग पोर्शन एक बार हार्ड लगता है थोड़ा सा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर आते आते आपको ये ईजी लगने लग जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।